नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। और आज का शो आपके लिए ग्राउंड से, जी हाँ, इस वक्त मैं हूं एपीएमसी वाशी मंडी में और आपको ग्राउंड से ये शो दिखा रहा हूं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ इस वक्त वाशी एपीएमसी मंडी से जुड़ रहे हैं धनंजय राजगोर स्पाइसेस के। हमारे साथ दिनेश सोमानी साहब हैं प्रो इंटेली ट्रेड के, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी के और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूँकि हम शो की शुरुआत जीरे से कर रहे हैं, जीरे की खबर से कर रहे हैं, क्योंकि जीरे में आज बड़ी तेज़ी आई और इंट्राडे में 5% से ज़्यादा दाम बढ़े। हालांकि उस तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन फाइनली मार्केट करीब 800 रुपये की मजबूती के साथ बंद हुआ। अब जीरे की बात तो रोज़ मैं आपसे करता हूँ स्टूडियो के जरिए, हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अभी जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मसालों का मार्केट है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मसालों का मार्केट है और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जीरे की ट्रेडिंग होती है। और इसीलिए आज हम आपको ग्राउंड से बता रहे हैं कि आखिर जीरे में ये तेज़ी क्यों आई है, जीरे के फंडामेंटल क्या हैं और आगे जीरे में क्या होने वाला है। धनंजय राजगोर जीरे के बड़े व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं। इनसे सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की ये तेज़ी जो जीरे में आई है वो क्यों आई है, इसके पीछे की वजह क्या है। धनंजय जी बताइए, आज जीरे में तेज़ी क्यों? नमस्कार मृत्युंजय जी, पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया और आप हमारा मान रखकर ये एपीएमसी मंडी में आए। और दूसरा, जीरे के असली हीरे जो हम सबको पता है कि जीरा मार्केट में हीरा, तो जीरा हीरा बना या नहीं बना, लेकिन हमारे जीरे के हीरे दिनेश सोमानी जी हमारे साथ में है और मुझे हीरे के साथ बोलने का मौका मिला है। और बात हीरे की निकली तो मैं बताऊंगा, जीरा हीरा था, हीरा है और हीरा रहेगा। जीरे के दाम कम हुए, जीरे के गुण कम नहीं हुए। आज क्यों बढ़ा जीरा? सर, मार्केट में आवके कम है और लेवल ही ज़्यादा है। इसकी वजह से जीरा सुधारे पे है। लेवल कम है, आप कह रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा है इसलिए जीरा बढ़ा है। यस, बिल्कुल। अभी और बढ़ेगा और 15-20 दिन तक जीरे में यूं ही 15 से 20 रुपए की तेजी पक्की है। अच्छा, 15 से 20 रुपए किलो, मतलब 1500 से 2000 रुपए क्विंटल, yes. है ना। अब चूंकि दिनेश जी बहुत टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं, वायदा बाजार के व्यू से सोमानी जी आप बताइए कि क्या जीरे की ये तेज़ी आपको टिकाऊ लग रही है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, अगर आप सोइंग के फिगर्स देखो तो गुजरात में सोइंग है जो 5.5 लाख हेक्टेयर से ऊपर है, पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट दुगनी सोइंग है। राजस्थान में 6.8 लाख हेक्टेयर है जो करीब 25-30% ज़्यादा है। लेकिन आप अगर दाम देखो तो ऊपरी दाम से कम 1/3 भाव हो चुके हैं। एक बेस प्राइस बन गया 26,000 का। मुझे लगता है मार्च का कॉन्ट्रैक्ट 26,000 का बेस आज से कम 3 से 4 महीने रहने की संभावना है। आने वाले समय में 30,400 से 34,000 रुपये के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो इस स्तर में अगर थोड़ा सा भी घटाव आता है तो निश्चित तौर से बाइंग करना चाहिए। आने वाला समय जीरे के लिए फिर एक अच्छा समय बन के आ सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जीरे में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, इस पर आप नज़र रखें। लेकिन आप जरा हमें एक बात बताइए धनंजय जी कि जो जीरे की ये तेज़ी है, हालांकि हमने देखा कि भाई 25,000 का जीरा 60,000 चला गया, वहाँ से घट के फिर 25,000 आ गया। क्या जीरे में सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ गड़बड़ हो रहा है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। जीरे की सोइंग रिपोर्ट अच्छी आ रही है और फरवरी एंड और मार्च में जीरे का प्रेशर बनेगा नए जीरे का, तभी वो मुझे लग रहा है कि इस साल का सबसे बॉटम होना चाहिए। जो हम 60,000 से जो बॉटम ढूंढ रहे हैं वो बॉटम मार्च आसपास मिलेगा हमें। 25 का जीरा 60 चला गया, 60 का जीरा 25 आ गया, आपको सब ठीक दिख रहा है? बिल्कुल सब सही था, लेकिन जब भी इंपोर्ट आया, इंपोर्ट के आंकड़े हमें पता नहीं था, वो हिसाब से जीरा घटा है। बाकी जीरा में तेजी सही थी। मंदी तो सर अभी डबल शोइंग है, तो वो हिसाब से जैसे सूरज को भी चढ़ना है तो रात को उतरना पड़ता है, तो वो हिसाब से तेजी मंदी तो आती रहती है सर। अच्छा, तेजी मंदी आप कह रहे हैं कि आती रहती है। हमारे साथ अमित खरे भी हैं। खरे साहब, आप सुन रहे हैं ग्राउंड से, आज मैं जीरे पर रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आप जरा बताइए, आपका टेक्निकल चार्ट जीरा वायदा को लेकर क्या कहता है? जी मित्र जी, बहुत बढ़िया। आप अभी मंडी से लाइव दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। ओवरऑल अभी देखा जाए तो मेरे को लगता है एक बेस फॉर्मेशन जीरे के चार्ट पर मेरे को दिखाई दे रहा है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 27,700 का भाव कल अगर स्क्रीन पे जीरे में मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें एक फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लगता है 30,000 से लेकर 31,000 तक के भाव इसमें जल्दी लगभग 10 से 15 दिनों में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 27,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस ट्रेडर्स मेंटेन करें तो मेरे को लगता है अभी हाल फिलहाल 3 से 4,000 पॉइंट की तेजी जीरे में रिसेट में देखने को मिल सकती है। ओके, भाविक पटेल जी, आपको जीरे के फंडामेंटल अभी कैसे दिख रहे हैं? ताजा भाव पर जीरा वायदा में कारोबारियों को कुछ करना चाहिए
या लंबी दूरी मेंटेन रखनी चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए फंडामेंटल्स अगर देखें तो जो अराइवल का प्रेशर है वो थोड़ा आएगा, तो उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़े दबाव रहेंगे, बट अभी जो एटलीस्ट मोमेंटम है वो मुझे लग रहा है कि बरकरार रहेगा एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए। अभी अगर फिजिकल डिमांड देखें तो वो भी अच्छी है, और चार्ट में भी अगर देखें तो 25,000 के करीब थोड़ा बॉटम आउट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो अपसाइड है वो आई थिंक 29,500 से 30,000 तक देख सकते हैं। तो वापस जैसे बताया कि 27,000 के करीब अगर आता है तो 25,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर मुझे लग रहा है 29,500 से 30,000 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपकी राय है कि जीरा अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन धनंजय जी आप जरा हमें बताइए कि जीरे का पीक अराइवल सीजन कब होता है? कब जीरे का जो अराइवल है वो ठीक ठाक तरीके से शुरू हो जाएगा? गुजरात का जीरा 15-20 दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन फुल स्पीड में वो मार्च एंड में आएगा, और राजस्थान मार्च एंड और अप्रैल में फुल आएगा। तो क्या उस मार्च और अप्रैल में फिर जीरे का प्राइस क्या होगा? सर मार्च अप्रैल में मुझे लग रहा है कि एक बार बॉटम 23,500 से 24,000 एक बार दिखाएगा, और वो बॉटम पूरे साल का बॉटम होना चाहिए। टॉप क्या रहेगा इस साल का? 35,000 बस बस। 60,000 नहीं? नहीं सर, हर साल दिवाली नहीं होती है दिवाली हर साल होती है। सर। वो तो अभी मोदी जी ने तो दिखा दिया अभी 22 जनवरी को। 2 बार हो जाती है ना दिवाली हाँ। में, तो फिर आप कह रहे हैं कि हर साल नहीं होती है। सर एक बार अभी बात निकली है 22 जनवरी की, तो मैं आपको बताता हूँ, किसान लोग आज भी ये गाना गा रहे हैं कि किसानों के भाव आएंगे आएंगे आएंगे। कौन से किसानों के कौन से भाव आएंगे? 35,000 के आएंगे बस। 35,000 के? बस। किसान तो 80,000 लाख रुपए की उम्मीद में बैठे थे, बहुत सारे किसान पिछली बार जब दाम बढ़े सर थे तो। इस बार तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि अच्छा। 35,000 के ऊपर जीरा जा सकता है। ठीक है। अच्छा ऊपर में सोमानी जी अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जीरा एक ऐसी कमोडिटी बन गई है कि जीरे से डर लगने लगा है बहुत सारे कारोबारियों को, जिन्होंने 60 का भाव देखा, 30 का भाव देखा, मतलब आप समझिए कि इस भाव में कितना ज़्यादा लोगों को तनाव हुआ होगा ऊपर नीचे दोनों में। आपके हिसाब से इस बार जीरे का टॉप और बॉटम आप क्या देखें टेक्निकल चार्ट? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितनी भी स्विंग फिगर्स बढ़कर आई है, मौसम जितना अनुकूल है, मुझे लगता है पाइपलाइन खाली है। जैसे ही मार्केट में अराइवल जाएगी सबको माल लेना रहेगा। 25,500 का ये बेस रहेगा इस साल के लिए, मार्च कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं मैं। और 34,500 अपसाइड, मुझे लगता है 10,000 रुपये की चाल इस साल इतनी ही रह सकती है, इससे ज़्यादा मुझे कोई तेजी मंदी की संभावना कम नजर आती है। अच्छा, तो सोमानी जी भी कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की चाल रहेगी और इससे ज़्यादा की तेज़ी मंदी नहीं लगती। हालांकि ये अलग बात है, हालांकि ये तो अपने चार्ट के हिसाब से बात करते हैं, बात ठीक भी है, लेकिन जब जीरा 30,000 32,000 पे था तो उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही जीरा 60,000 का हो जाएगा, और जब जीरा 60-65,000 का हुआ तब उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही जीरा 25-26,000 का हो जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप जीरे के कारोबार में उतरते हैं कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लिहाजा उसको ध्यान में रखकर ट्रेड लें, और जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सोमानी जी जब भी टेक्निकल कॉल देते हैं तो स्टॉप लॉस बताते हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि वो आपको जोखिम से बचाता है। और जब मार्केट इस तरह का वोलेटाइल मार्केट हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के ना हो। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका जीरा पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ डिटेल में व्यू देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको सोने में और चांदी में क्या करना चाहिए। तो भाभी जी आप जरा बताइए, गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है आपको ताज़ा भाव पर सोने में किस तरह का ट्रेड ठीक लग रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए सोने में कल अगर देखें तो यूएस का बड़ा डेटा आने वाला है। फ्राइडे को भी देखें तो पीसी इंडेक्स है, तो उसकी वजह से हमने देख रहा है कि 2 दिन में बहुत रेंज में चल रहा है। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट डिस्पाइट के डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, आई थिंक सोने में और चांदी में थोड़ी चमक रहेगी। मुझे चांदी ज़्यादा बेहतर लग रही है। बट अगर इंट्राडे की बात करें और सोना में किसी को ट्रेड लेना है तो मैं बोलूँगा कि बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे 62,100 पे बाय कर सकते हैं 62,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 62,000 का। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अब जरा आप बताइए खरे जी, आपका व्यू क्या है सिल्वर के ऊपर, चांदी में आज क्या करें? इंट्राडे के लिहाज से अगर देखा जाए तो शाम के सेशन में, इवनिंग सेशन में 71,300 का भाव अगर मार्च वाला चांदी में ट्रेडर्स को मिलता है, वहाँ पे ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेंड लेके चलना है। ओवरऑल मेरे को लगता है करेक्शन जो आना था वो ओवर हो चुका है। स्टॉप लॉस रहेगा 70,600 रुपए के नीचे का, और मेरे को लगता है 73,000 तक के भाव आज या कल तक के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी सोने चांदी पर, लेकिन आज अगले 6 घंटे के लिए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोमानी जी आप बताएं, सोने में चांदी में एग्जैक्टली ताज़ा भाव पर करंट मार्केट प्राइस पर क्या ट्रेड बनता है? जी बिल्कुल, आज मुझे गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है। चाइना का भी जो डेटा है वो कहा था कि 50 बेसिस पॉइंट रेट्स कट करने की बात है, तो मुझे लगता है बेस मेटल सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
71,400 71,500 की रेंज में सिल्वर बाय करे, 72,450 का इसमें टारगेट मेंटेन करे और 70,900 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। शाम के सत्र में सिल्वर में एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। अच्छा, तो आज शाम के कारोबार में चांदी में एक बड़ी तेजी आपको दिख सकती है, ये बात सोमानी जी कह रहे हैं। और लेकिन आप जब ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये बात हो गई सोने की, चांदी की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट भी बहुत एक्शन के मूड में दिख नहीं रहा है और कच्चे तेल में आप देखिए फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग नहीं था, डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई है, सप्लाई के फ्रंट पे कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। बीच में कुछ खबरें आई थी, उसका इम्पैक्ट हमने देखा था, लेकिन अब वो नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। अब खबर ये भी आ गई कि लीबिया की जो ऑयल फील्ड है वहाँ पर उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है, तो फंडामेंटली ये काउंटर बहुत मजबूत दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में भाविक जी, क्या कच्चा तेल अभी दबाव में ही रहेगा? आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी क्रूड में होनी चाहिए? जी ज़रूर सर, जैसे आपने बताया कि अगर फंडामेंटल्स देखें तो अभी भी वीक है, क्योंकि लीबिया का है वो प्रोडक्शन रीस्टार्ट हो गया है। यूएस के जो वेल्स जो थे, जो फ्रीज हो गए थे, अभी वो भी थोड़े ठंड कम हो गए, तो उसके भी प्रोडक्शन रीस्टार्ट हो गया। थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न था जो ओवरशैडो कर रहे थे वीक फंडामेंटल्स, आई थिंक वो भी अभी टॉप आउट हो चुके हैं। हालांकि रेड सी की जो सिचुएशन है अभी भी फ्लूइड है, बट अगर हम देखें तो 6000 से 6300 के जो रेंज है उसी में क्रूड फंसा हुआ है। अभी भी अगर देखें तो अपर एंड ऑफ द रेंज है, तो जब तक आई थिंक 6350 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक मुझे लग रहा है कि यही रेंज में रहेगा। अभी फिलहाल तो देखें तो अपर एंड ऑफ द रेंज है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आज करेक्शन भी आ सकता है। हालांकि आज की इन्वेंट्री के डेटा भी इंपॉर्टेंट है, तो इंट्राडे मैं बोलूँगा कि शॉर्ट कर सकते हैं 6220 पे, नीचे का टारगेट रख सकते हैं 6100 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6300 का। ओके, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। खरे जी, आप बताइए नेचुरल गैस में अभी आपको किस तरह का ट्रेड दिख रहा है? और आज के लिए अगर नेचुरल गैस में कोई ट्रेड लेना हो, कारोबार करना हो, तो आपके हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, नेचुरल गैस में वापस फिर से वही भाव आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको। अभी जनवरी में आया, कल इसकी एक्सपायरी है, 212 का भाव है। 210 रुपए के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। अभी 7% के आसपास की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इंट्राडे में 218 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। 207 रुपए का इसका स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है, तो एनजी पर आपका ये व्यू है। अब आते हैं मेटल पे, और मेटल में एक तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटली मेटल का मार्केट कितना बदला है और क्या मेटल में भी तेज़ी का ये दौर कंटिन्यू रहने वाला है, ये ज़रा आप बताएं सुमानी जी। जी बिल्कुल, चाइना का डेटा था, चाइना का कोई सपोर्टिव न्यूज़ अभी तक आ नहीं रहा है, लेकिन आज पहली बार उन्होंने रेट्स करने की बात की है। 50 बेसिस पॉइंट इज समथिंग विच इज़ ह्यूज। मुझे लगता है बेस मेटल्स में अच्छा सपोर्ट करना चाहिए। मैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट कॉपर की बात करता हूँ, 728 के आसपास बाय करे, 735 742 के लक्ष्य, 724 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कॉपर ही काउंटर मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है आज के लिए। अच्छा, तो आज के लिए कह रहे हैं कि कॉपर आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। और जो भी ट्रेड लें, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये बात होगी कॉपर की। कॉपर के अलावा भाविक जी, मेटल में और कोई ऐसा काउंटर जहाँ पर आपको लगता हो कि ट्रेड लेना फ़ायदे का सौदा हो सकता है? जी ज़रूर सर, देखिए कल हमने एल्यूमिनियम में एक अच्छी वो चाल देखी थी, और उसका रीज़न वो था कि यूरोप जो है वो शायद पॉसिबली सैंक्शन कर सकते हैं जो रशिया से आ रहा है एल्यूमिनियम, तो वो इंपोर्ट यूजुअली पोलैंड और अदर बाल्टिक स्टेट्स करते थे। तो इसकी वजह से आगे जाके भी हम देखेंगे थोड़े एलएमई में जो इन्वेंट्री है वो कम होगी, अगर रशिया से जो एल्यूमिनियम आ रहा है उसके ऊपर यूरो सैंक्शन करेगा। तो ओवरऑल आज मुझे लग रहा है कि आज के दिन वैसे भी चाइना का जो फ्यूल इंजेक्शन है, जो स्टिमुलस वो लोग जाहिर करने वाले हैं, उससे भी फ़ायदा रहेगा सारे बेस मेटल्स को। तो एल्यूमिनियम में मेरी टॉप पिक रहेगी 203.50 के करीब, 207 का टारगेट रहेगा और 202 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो आपकी राय हो गई है ओवरऑल मेटल के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदलपुर से। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो जी जी, नमस्कार नमस्कार, पूछें पूछें। कॉपर पे सर आज का टारगेट क्या रहेगा? आज का टारगेट और स्टॉप लॉस। कॉपर का आज का टारगेट अभी, अच्छा ठीक है, कॉपर का टारगेट अभी सोमानी जी ने बताया था, एक बार आपको फिर से बताएंगे। इनका सवाल है कि कॉपर पर आज का टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या लगाएं? आज मोमेंटम कॉपर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 728 में बाय करे, 735 742 के लक्ष्य
और नीचे में 724 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो कॉपर में टारगेट आप ध्यान में रखिए, कॉपर में तेज़ी की बात हो रही है, इस पर आप नज़र रखिए। और आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब अगले कॉलर का। और अगला कॉलर है राजस्थान से, सुभाष है हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए। नमस्ते जी। हेलो नमस्कार, पूछिए। साहब, आप एक जिम्मेवार आदमी हो। गुआर पे जो सेमिनार में 6,000 का भाव था और ऊपर में क्या क्या टारगेट दिखाए थे, उनको जाके एक बार दोबारा पूछो ना। किसानों को तो मरवा दिया, अब वो दोबारा भाव 6,000 का ही नहीं थी क्या? सबने तेजी बोली थी। ये बिल्कुल बिल्कुल ये बात देखिए, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। और तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद ग्वार के दाम नहीं बढ़े हैं। ये बात हमने कई बार उठाई है कि प्रोडक्शन कम हुआ है। और अभी भी आप देखिए स्पॉट मार्केट में ग्वार गम ऊपर बिक रहा है, जो वायदा में भाव है। ये बात हमने कई बार उठाई, सवाल खड़े किए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। और आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि जो ग्वार के किसान हैं उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक तो दाम नहीं बढ़े और दूसरी तरफ उत्पादन काफ़ी कम हुआ, उनको नुकसान हुआ। बारिश नहीं हुई राजस्थान में, 122 सालों का सूखा था राजस्थान में, रिकॉर्ड टूटा, लेकिन उसके बाद भी ग्वार के दाम नहीं बढ़ पाए। ये निश्चित तौर पर एक किसानों के लिए मुश्किल वाली बात है। सुमन जी क्या कहेंगे, अब किसानों को क्या करना चाहिए, क्या उम्मीद रखें कुछ दाम बढ़ने की? जी बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेशन थी उस पे अनुरूप बिल्कुल भी ग्वार अभी तक चला नहीं है। फसल तो निश्चित तौर से कमी है और डिमांड में निरंतर है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें ऐड ऑन हो रही है, निरंतर जो डिमांड में स्टॉक लगा रहा है वही बंदा बेच रहा है इसको कंटिन्यू। तो मुझे लगता है फिर भी कितना भी हो जाए फंडामेंटल्स जो है उसके अनुरूप ही बाजार चलेगा। आज नहीं कल ग्वार के दाम निश्चित तौर से बढ़ेगी और मुझे लगता है 5350 की ग्वार अभी भी मंदी नहीं होनी चाहिए। 5550 के ऊपर जिस दिन क्लोज होगा ये 5850 के लेवल ही आपने को देखने मिलेंगे। और तेजी में विलम्ब हो सकता है, लेकिन देरी नहीं हो ज़्यादा, मतलब निश्चित तौर से आनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब सोमानी जी कह रहे हैं कि तेज़ी में देर है, अंधेर नहीं है। फंडामेंटली ये काउंटर बहुत स्ट्रांग है, लिहाजा आने वाले वक्त में इसके दाम बढ़ सकते हैं, ये भरोसा दिया जा रहा है। देखिए वैसे मार्केट को फंडामेंटल पे चलना चाहिए, जो अभी नहीं चल पा रहा है। आगे क्या होता है इसके ऊपर हम आगे और भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और कमोडिटी की, और वो कमोडिटी है टर्मरिक। टर्मरिक में अच्छी तेज़ी आई है पिछले 2-3 दिनों में। आप जरा बताइए खरे जी, टर्मरिक में हल्दी में ये चमक क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? ओवरऑल देखा जाए तो हल्दी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पे नजर आ रही है और थोड़ा सा फंडामेंटल साइड से भी इसमें पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि इस बार की जो है फसल थोड़ा सा कम होके आएगी। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अभी 12 जनवरी को ही हल्दी ने 12,650 के आसपास का एक लो बनाया था और आज इसने 16,170 के आसपास का हाई बनाया। लगभग 27 से 28% की तेजी सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशन में ही हल्दी में देखने को मिली। तो मेरे को लगता है ये काफी अच्छा मोमेंटम तेजी का रहेगा। अभी एक बार 16,000 के आसपास ट्रेडर्स को इसमें एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए। मेरे को लगता है 14,700 के आसपास तक के भाव वापस फिर से इसमें देखने को मिलेंगे, वहां पे ट्रेडर्स इसमें वापस फिर से री एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे को लगता है ये साल 120,000 के आसपास प्लस का भाव जो है स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की और आपको बताते हैं। पवन है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए पवन। सर ग्वार में करंट वहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? ग्वार में अभी क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बताइए खरे जी, ग्वार में क्या करना चाहिए? ग्वार शेड में मतलब जी मेरे को लगता है कि 2 से 4 दिनों की जो रेंज है वो ऊपर में 5600 से लेकर 5300 रुपए तक हो सकती है। अभी इसका अगर तेजी का मोमेंटम देखें तो जब तक 5650 रुपए के ऊपर प्राइसेस करंट वायदे के नहीं निकल रहे तब तक इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। ओवरऑल रेंज के हिसाब से ही ट्रेडर्स को इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। 5300 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार खरीदारी का ट्रेड लेके चलो। 5200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5600 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। 5650 के ऊपर जिस दिन भी ये निकलने लग जाएगा तो इसमें आगे की नई रेंज खुल जाएगी जो कि 6000 रुपए तक भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं गंगानगर से। पूछिए राजेश जी। सर मैंने गोल्ड बेचे हुए हैं 62,100 में 3 लॉट। ये 62,200 से हर बार टूट जाते हैं। आज ये बाइंग क्यों बोल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या इनका और क्या एसएल रखूं मैं? आपने बाइंग की है 62,000 पे? सेल किया है सर 62,100 में। 62,000 पे सेल किया है आपने, ओके। बताइए क्या करना चाहिए भाविक जी इनको गोल्ड में? देखिए उनके एक थोड़ा सही है कि 62,250 के करीब एक अच्छा रेजिस्टेंस है और वहाँ से ही अगर हम 3 दिन देखें
तो वहाँ से ही सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हालाँकि अभी हम लोग इसीलिए बुलिश है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी आई है उसके बावजूद भी अगर गोल्ड देखें तो उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट भी अभी री-एंटिसिपेट कर रहा है, रिकैलिब्रेट कर रहा है कि आगे जाके जो रेट कट होंगे वो शायद लेट होंगे। तो वो आप 62-250 का स्टॉप लॉस बना के रखिए। अगर 62-250 के ऊपर जाता है तो आप आपकी शॉर्ट पोजीशन निकल जाइए, और आज के दिन अगर नीचे 62,000 के भी करीब मिलता है तो आप आपके जो प्रॉफिट है वो बुक कर लीजिए। राइट, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि बजट 1 फरवरी को पेश होगा, इंटरिम बजट, और बजट में बुलियन इंडस्ट्री की क्या उम्मीद है, इस पर हमने बात की है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह से। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। बजट सामने और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं विपुल शाह, चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के। और सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि जिस तरह हम बजट के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे सेक्टर की? यस, यही टाइम ये बजट है, लेकिन माना जा रहा है कि ये वोट ऑन अकाउंट वाला बजट होगा। तो उम्मीद है तो जो हमारी जो मांग इतने सालों से रह रही है वही सेम डिमांड्स हम लोग की चल रही है, लेकिन इस टाइम हम लोग को मतलब आशा कम है क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वोट ऑन बजट। सरकार से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है तो वो जो इंडस्ट्री के लिए खास चाहिए तो वो एक नोटिफिकेशन से वो निकाले लेंगी। तो हमने जो मांगा हुआ है, जैसे हमारे डायमंड सेक्टर में स्पेशल नोटिफाइड जोन, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, जो स्पेशल नोटिफाइड जोन है, जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल रफ डायमंड जो वहाँ से परदेश से आते हैं सब यहाँ पे व्यूइंग करवाने के लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन में आते हैं, तो ये लोग को वहाँ पे सेल करने की परमिशन दी जाए। दूसरा, गोल्ड और वो सिल्वर को लेके हमने ड्यूटी जो कि बहुत ही हाल 15% पे आसपास ड्यूटी है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये ड्यूटी 5% पे हो जानी चाहिए, जिससे 2 नंबर का धंधा जितना भी हो रहा है वो उसको हम लोग बढ़ावा ना देवे। हाल ही में लैब ग्रोन सेक्टर के लिए भी हमने जो सरकार ने बहुत सारी मतलब ये आई चेन्नई में उन्होंने बहुत अच्छे खासे पैसे R&D के लिए डाले हुए हैं। तो लैब ग्रोन के लिए भी हम लोग ने मतलब जो हमारी रेगुलर डिमांड्स वगैरह जो है उनके लिए भी उनको हमने ड्यूटी स्ट्रक्चर जो भी है तो वो कैसे कम कर सके, तो वो हिसाब से हमने उन्हें रिक्वेस्ट की हुई है। तो उम्मीद है ये हम लोग की जो ऑन गोइंग डिमांड्स है जेम एंड ज्वेलरी क्षेत्र की, सरकार उस पर थोड़ी ध्यान देगी और इस पर कुछ ना कुछ नतीजा श्योर कुछ ना कोई नतीजा आना चाहिए। तो ये थी बजट से बुलियन इंडस्ट्री की डिमांड। बहुत शुक्रिया अमित खरे आपका, शुक्रिया आपका भाविक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सोमानी जी आपका आज ग्राउंड से हमारे साथ जुड़कर हमारे जो ऑडियंस हैं उनको कॉल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।